हाय एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे सॉलिड स्टेट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट्स को हमने क्लासिफाई किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज कॉल्ड एज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो ज्योमेट्री है दैट इज डेफिनेट। तो इनका एक डेफिनेट क्या होता है, दे हैव अ डेफिनेट शेप। वेयरएज जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनकी जो शेप होती है दैट इज इररेगुलर। इनकी शेप क्या होती है, इररेगुलर शेप होती है। तो डेफिनेट ज्योमेट्री होने की वजह से व्हाट हैपन, दे हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। वेयर एज फॉर अमॉर्फस सॉलिड की जो शेप है दैट इज इररेगुलर। बिकॉज ऑफ इररेगुलर शेप इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हैज ए रेंज। इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स? कि व्हेन जब आप इसका ऑर्डर देखोगे, जब आप इसका अरेंजमेंट देखोगे, व्हाट यू विल सी, यू विल फाइंड जो इनका अरेंजमेंट है वो रिपीट हो रहा है ओवर ए लॉन्ग ऑर्डर। Whereas amorphous solids are called as short range order solids. Why they are called as short range order solids? Because इनका जो order है वो short range तक क्या रहता है, same रहता है. As you go for long range, इनका order क्या होता है, it will become different. Next, crystalline solids are also called as anisotropic and amorphous are called as isotropic. Isotropic का मतलब क्या होता है कि amorphous solids में जो आइडेंटिकल इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप आइसोट्रोपिक सॉलिड्स को किसी भी डायरेक्शन से देखोगे, इफ यू लुक एट फ्रॉम एनी डायरेक्शन, तो इनकी जो ऑप्टिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दैट विल बी सेम। वेयर एज फॉर एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स, जब आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे, इफ यू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, तो इनकी जो वैल्यू होगी किसकी, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दैट विल बी डिफरेंट। एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मोस्टली मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, आयरन, NaCl, क्वार्ट्ज, एंड फॉर अमॉर्फस ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, दे हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच शुड बी मॉलिक्यूल्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मींस कि इनके पास देयर इज नो डायपोल मोमेंट। इसमें क्या आ जाता है हमारा, जैसे हमारी नोबल गैस आ जाती है आर्गन, हीलियम, जीनॉन। तो जितने भी नोबल गैस हैं वो नॉन पोलर होते हैं। So they can be non-polar molecular solids or non-polar covalent bond. जो molecules इसमें क्या है, non-polar covalent bond। अगर हम बात करें हाइड्रोजन में, so there is no dipole moment is present. ये जो molecules होते हैं हमारे non-polar, इनमें होती है weakest force of attraction and the weakest force of attraction is called as the dispersion force or also called as the London force. तो इनमें सबसे weakest force of attraction होती है। As a result इन सब का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। जो भी सॉलिड्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज वेरी लो। एज ए रिजल्ट दे आर यूजुअली लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल दिस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉन पोलर आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे हमारे पास क्या है, HC है, H के पास होता है डेल्टा प्लस, क्लोरीन के पास होता है डेल्टा नेगेटिव, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये इनमें क्या होता है, दे हैव ए पोलर चार्ज और दे हैव ए डायपोल मोमेंट एंड बिकॉज ऑफ डायपोल मोमेंट इसके बीच में क्या होती है, वन HCl एंड सेकंड HCl के बीच में देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू डिफरेंट डायपोल्स आर कॉल्ड एज डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगेन दे आर नॉन कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, यू हैव HF, H2O, NH3। जो हाइड्रोजन है इट शुड बी अटैच्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो एटम क्या होना चाहिए, चाहे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। और ये जो बॉन्डिंग होती है जैसे HF और HF के बीच में, फ्लोरीन में डेल्टा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें क्या होता है, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वेरी हाई, और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से
याद रखना इनका मेल्टिंग पॉइंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनका ज़्यादा होता है नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल से। अगेन ये भी जो कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड है वो किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ आयंस लाइक NaCl, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा और उसके 3D अरेंजमेंट से, ओके, सो देयर इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। सो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज कूलम्बिक फोर्सेस, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एज ए रिजल्ट दे हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सॉलिड स्टेट्स मोस्टली क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, बट व्हेन यू विल मेल्ट देम, मेल्ट करने से क्या होगा, देयर इज ए मूवमेंट ऑफ आयंस एंड बिकॉज ऑफ मूवमेंट आयंस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक सॉलिड्स। नॉर्मली हम इन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज मेटल्स। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स आर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन। जो ये मेटल्स होते हैं वो कैटायन की फॉर्म में होते हैं एंड दे हैव ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या होता है, मेटल्स के अराउंड क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, दे हैव ए वेरी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next, they are malleable, ductile and luster. So they can be drawn into sheets, they can be drawn into wires and they have a luster. है covalent solids. Covalent solids को हम बोलते हैं network solids. जो इनका structure है, they have a very big structure. ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो atoms होते हैं they are joined with each other by covalent bonds. तो एटम्स क्या करते हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स, दे विल अटैच विद ईच अदर थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे विल फॉर्म ए वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जायंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड दे हेल्ड बाय वेरी स्ट्रांगली, जो एटम्स है वो अपनी पोजीशन से दे डज नॉट मूव, सो दे आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली। ये जो कंपाउंड्स है, दीज कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड। हार्डनेस का क्या मतलब होता है कि यू कैन नॉट पुट स्क्रैच ऑन दिस मटेरियल एंड दे आर वेरी ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स कि अगर आप इस पे if you put pressure it can be easily broken. Next, इनका जो melting point है it is very high like diamond. Diamond का जो melting point है इतना ज़्यादा है it will decompose before melting. Mostly ये जो compounds होते हैं हमारे covalent solid और network solid ये होते हैं हमारे insulator और they are non-conductor of heat or electricity, जैसे हमारा है diamond, silicon, carbide. ओके इसमें हमारा एक एक्सेप्शन है विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए स्पेशल केस। ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज ए वेरी सॉफ्ट मटेरियल होता है ये, और ये क्या करता है, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड हाउ इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कौन बनाता है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। और ये क्या है, इट इज ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो अरेंजमेंट होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज ए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 3D, और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल लैटिस। ये जो 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। और इसमें जो एक पॉइंट है, सो ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल पॉइंट, ओके। और इस तरह के वी हैव 14 क्रिस्टल लैटिस। 14 क्रिस्टल लैटिस है, और इन 14 क्रिस्टल लैटिस को वी कॉल इट एज ब्रेवियस लैटिसेस, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो ईच पॉइंट है, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द लैटिस, जो भी यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट है, दिस पॉइंट कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और कॉल्ड एज लैटिस साइट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। और इस ईच पॉइंट कंस्टिट्यूट वन पार्टिकल। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या इस पॉइंट का, कि यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है। पार्टिकल कैन बी एटम, आयन और ए मॉलिक्यूल, ओके। और जब हम क्या करते हैं, ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करते हैं, तो जो भी ये पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वी गॉट ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल
लैटिस। हम बात करेंगे यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टलाइन लैटिस। आपने क्रिस्टलाइन लैटिस बनाया था, जो उसका सबसे छोटा वाला पोर्शन है, जो बार बार क्या हो रहा है, द पोर्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए यूनिट सेल। ओके, जो पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। और यूनिट सेल के हम याद रखना, इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स कि इसके 3 एजेस होंगे, ठीक है। तो एक यूनिट सेल है तो इसके 3 एजेस क्या होंगे, जैसे हमारे पास है ए बी, ये लाइन बी है एंड दिस इज सी। ए बी सी आर द 3 एजेस। और उसके बाद क्या होगा, एंगल बिटवीन द एजेस। याद रखना ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, गामा। बी और सी के बीच में है अल्फा एंड ए और सी के बीच में क्या है, बीटा। सो दीज एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको याद रखना है कि ए और बी के बीच में क्या है, जैसे गामा बी सी में है हमारा अल्फा एंड ए एंड सी में हमारा क्या है, बीटा। ओके, एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो जो भी एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और ये होते हैं 7 टाइप्स। 7 टाइप्स क्या होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एंगल हम उसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले याद रखना, क्यूबिक में ए बी सी आर इक्वल एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जांपल NaCl। टेट्रागोनल में क्या होता है कि ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं क्यूबिक जैसे इक्वल होती है, जैसे SiO2। ऑर्थोरोम्बिक में A, B and C are not equal and other things are equal same as tetragonal. Example is KNO3. Monoclinic में A, B, C are not equal. Alpha and gamma equal to 90 but beta is not equal to 90 degrees. Hexagonal में A and B are equal, not equal to C. Alpha, beta equal to 90 and gamma is equal to 120 which is graphite. And rhombohedral में A, B, C, alpha, beta, gamma are equal similarly to cubic but angle is not equal to 90. Example calcite. And triclinic में A, B, C are not equal, alpha, beta, gamma are not equal to 90. Example CuSO4 5H2. हम बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की। ये सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल है। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते हैं but they are present at other places also. So particles can be present at the other position also. It is further divided into 3 parts. सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं एंड वन ऑफ द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो सेंटर ऑफ द क्यूब में एक पार्टिकल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर में भी क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। अगर हम कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर लेंगे तो उसके 6 फेस होते हैं, तो हर एक फेस के कहाँ पे, सेंटर ऑफ ईच फेस पे क्या प्रेजेंट हो गए, हमारे पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट। सिमिलरली अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, जो पार्टिकल्स हैं the particles are present at the corner or there are 2 particles which are present at the any of the 2 opposite face. तो जो 2 particles है वो कोई भी opposite 2 face पे present होंगे, so that is called as centered unit cell. अब हम बात करेंगे number of atoms in unit cell. So how to calculate number of atoms in a unit cell? So first you know कि जो corners contribution होती है, the corner contribution is 1/8. Okay? जो 1 corner of a unit cell is shared between 8 unit cell. तो corner 8 के साथ share होता है, so that's why contribution is 1/8. Face is shared between the 2 unit cells, so its contribution is 1/2 and body center की contribution होती है 1. So सबसे पहले we talk about primitive unit cell. Primitive unit cell में कितने corners होते हैं? There are 8 corners. So atoms are present only at the corners. So there are 8 corners and contribution of each corner is 1/8.
तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल विच इज प्रिमिटिव इज 1 एटम. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बॉडी सेंटर यूनिट सेल. बॉडी सेंटर में क्या होता है? The atoms are present at the corner and one atom is present at the center of the unit cell. Corner का contribution होता है 8 into 1/8, so 1 atom, और body center का contribution होता है 1. So that's why total number of atoms present in body center unit cell is 2 atoms. Next we talk about face center unit cell. फेस सेंटर यूनिट सेल में भी क्या होता है? देयर आर 8 कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. तो 8 into 1/8 is 1 atom and each face there are 6 face और each face में क्या होता है? 1 atom is present और 6 face का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? half. तो half into 6 is 3. So total number of atoms in face center unit cell are 4. Next एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है? देयर आर 8 कॉर्नर्स. एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड इन द अपोजिट फेस एनी टू ऑफ द अपोजिट फेस एटम्स आर प्रेजेंट. तो 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 into 1/8 which is 1 atom और फेस अपोजिट फेस पे कितना होगा? 2 into half. So total contribution will be 2. तो आपको याद रखना है प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम, बॉडी सेंटर में 2 एटम्स, फेस सेंटर यूनिट सेल 4 एंड एंड सेंटर यूनिट सेल यू हैव 2 एटम्स. हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, तो याद रखना पैकिंग क्या होता है. जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फीयर की फॉर्म में लिखते हैं. विल राइट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. और हम जो मैक्सिमम स्पेस है, जो क्रिस्टल लैटिस की मैक्सिमम स्पेस है, वी विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट स्पेस. और हम क्या चाहते हैं कि जो मिनिमम स्पेस हो वो क्या होनी चाहिए? एम्प्टी. तो सबसे पहली जो क्लोज पैकिंग है दैट इज इन 1 डायमेंशन. 1 डायमेंशन में सपोज आपके पास स्फेरिकल पार्टिकल्स है और आपने उसको अरेंज किया. ओके, सो इन दिस व्हाट यू विल सी कि एक जो पार्टिकल है दैट विल टच 2 पार्टिकल्स. याद रखना वो जितने पार्टिकल्स को टच करता है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो फर्स्ट वाले में व्हेन देयर इज ए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2, क्योंकि 1 पार्टिकल विल गेट अटैच्ड टू अनदर 2. अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन में हमारे 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट टाइप में क्या होता है? सपोज देयर इज ए 1 लेयर, आपने एक लेयर रखा एटम्स का एंड सेकंड लेयर इज एग्जैक्टली अबव फर्स्ट लेयर. तो सपोज फर्स्ट लेयर को हमने नाम दिया A, जो सेकंड लेयर होगा दैट इज एग्जैक्टली लाइक A, इसके ऊपर आपने रखा दैट इज आल्सो A एंड थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अबव द सेकंड लेयर. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को व्हेन ऑल 3 लेयर्स आर अरेंज्ड बिल्कुल सेम साइमल्टेनियसली दे आर अरेंज्ड, इसको बोलते हैं AA टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर हम देखेंगे 1 एटम, जो एक एटम है इट इज अटैच्ड टू 4 एटम्स. ओके, वो 4 एटम्स के साथ अटैच है. और अगर हम 4 एटम्स को ज्वाइन करें, इफ यू ज्वाइन 4 atoms it take a shape of a square. Okay, so that's why this is called as square closed packing. So याद रखना कि whenever there is a type of arrangement, a type which is in 2 dimensional, तो हमारा होता है square closed packing. क्योंकि 1 atom is attached to 4 atoms, तो coordination number होता है हमारा 4. Okay, next there is something called as hexagonal closed packing. Suppose you have layer A. ठीक है, अब जो A लेयर है जो उसके बीच में स्पेस थी, द स्पेस विच बिटवीन द 2 एटम्स और स्फीयर्स ऑफ द A, उस स्पेस के बीच में आपने क्या रखा? यू हैव पुट लेयर सेकंड लेयर. तो सेकंड लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर. तो जो फर्स्ट लेयर थी सपोज ऐसे, तो उसके डिप्रेशन में आपने सेकंड लेयर डाला है. सो दैट्स व्हाई सेकंड लेयर इज डिफरेंट, तो उसको हम B बोल देते हैं. थर्ड लेयर इज सिमिलर टू A. ठीक है, so that's why this type of arrangement in 2 dimension is called as AB type of arrangement. Okay, इसे बोलते हैं हम AB type of arrangement. और अगर हम इसमें पता करें what is the coordination number, तो अगर हम एक एटम देखेंगे, 1 atom is attached to 1 2 3 4 5 6 atoms. तो अगर हम ड्रॉ करें तो it will take form of a hexagonal. ठीक है, so that's why it is called as hexagonal closed packing. And क्योंकि ये 6 atoms के साथ attach है, coordination number is 6.
तो आपको ये याद रखना है कि जब क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन है तो देयर इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2। टू डायमेंशन में अगर आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है विच इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर आपका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 6। अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके, सबसे पहले 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। हमने 2D क्लोज स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के बारे में बात किया था। इसमें क्या होता है, सपोज यू हैव वन लेयर A, उसके ऊपर एक और लेयर है A, अनदर A, तो इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है ये स्क्वायर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। अब हमने क्या किया, सपोज दिस इज वन लेयर, एक लेयर है हमारे पास, हमने इस लेयर के ऊपर सिमिलरली एक और लेयर रखा, यू हैव पुट अनदर सिमिलर लेयर अबव दिस लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर रखा, सो यू विल गेट ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपने 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर क्या किया, यू हैव पुट सेम टाइप ऑफ लेयर अगेन एंड अगेन। तो ये यहाँ पे ये लिखा है व्हेन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर आर स्टैक्ड एग्जैक्टली अबव वन अनदर, तो एक के ऊपर एक अगर आप लेयर रखोगे, सो व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू विल गेट, 3D में भी हम इसे कहते हैं ए टाइप ऑफ पैटर्न। तो आपको ए टाइप ऑफ पैटर्न मिलता है। तो इससे जो लैटिस बनता है, ठीक है, जो इन स्फीयर से लैटिस बनता है, वी कॉल दिस लैटिस एज सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इस लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट सेल है, दैट यूनिट सेल विल बी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये स्फीयर्स के अरेंजमेंट और पार्टिकल के अरेंजमेंट से हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर का एक लैटिस होगा, स्ट्रक्चर लैटिस, उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, और यूनिट सेल होगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 6। अब हम बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सपोज आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हमें पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे, सेकंड लेयर अबव फर्स्ट लेयर। तो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे, और कहां पे रखेंगे, इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, द स्पेस व्हिच आर अवेलेबल इन दैट स्पेसेस वी विल पुट द फर्स्ट सेकंड लेयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड लेयर, वी विल पुट द सेकंड लेयर, something like this, we will put second layer। अब याद रखना जो फर्स्ट लेयर है उसका सीक्वेंस डिफरेंट है A, और जो सेकंड लेयर है द सीक्वेंस ऑफ सेकंड लेयर इज डिफरेंट, सो वी विल कॉल दिस लेयर एज B। तो फर्स्ट लेयर इज A and B। Now what you will see whenever you arrange in hexagonal close pack layer, और second layer जो है it is in the depression, you will find some voids। Okay, कैसे voids मिलेंगे आपको, Suppose there are 3 atoms are there of hexagonal close pack layer, और आपने उसके ऊपर एक और एटम रख दिया है, so in 4 atoms के बीच में suppose there is a 3 triangle of atoms, okay, और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, you have put another 4th atom, तो इसके बीच में जो void होगा, there is a void or space which is present, that void is called as tetrahedral void। Why it is called as tetrahedral? Because it is covered from 4 sides। Similarly, अगर हम देखेंगे there is something called as octahedral void। तो suppose आपके पास 3 atoms are present like this in a triangle, और आपने क्या किया, there is another reverse triangle, suppose above layer is in a reverse form is present, तो क्या होगा, इसके बीच में there is a void। Okay, so above there are 3 atoms in a triangle and there is a reverse triangle which is present, उसकी वजह से there is a void which is present, this void is called as octahedral void। Okay, because it is covering from 6 sides, that's why we call it as octahedral void। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपके पास, आपको पता है नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, फेस सेंटर में 4 होता है, एंड सेंटर में 2 होते हैं, so if you know number of close pack sphere, octahedral void will be equal to that n, and tetrahedral void will be twice of that n। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, you have body center जिसमें number of close pack sphere 2 होते हैं, तो octahedral void भी कितने हो जाएंगे, 2, and tetrahedral void will become 4। तो अभी हमने पढ़ा था जब हम क्या करें,
हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और उसके डिप्रेशन में यू हैव पुट अनदर लेयर, सेकंड लेयर, यू विल गेट टू टाइप ऑफ voids, वन इज टेट्राहेड्रल, वन इज ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, वी विल प्लेस थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। फर्स्ट जो लेयर है उसको हम A कहते हैं, सेकंड लेयर यू कॉल एज B। नाउ वी हैव प्लेस थर्ड लेयर। सपोज जो टेट्राहेड्रल void जो है उसके डिप्रेशन में इफ यू पुट थर्ड लेयर, देन जो फर्स्ट लेयर होगी दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द थर्ड लेयर। ए बी थी, जो आपने थर्ड लेयर पुट किया विच वाज ऑलरेडी सेम एज द फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर विल बी सेम। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है वी कॉल इट एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका 12, मैग्नीशियम जिंक आर द एग्जांपल। ओके, अगेन अगर आपने क्या किया है, जो आपने सेकेंड लेयर है जिसमें हमारे क्या था ऑक्टाहेड्रल voids, इफ यू हैव प्लेस्ड द लेयर अबव द ऑक्टाहेड्रल voids, तब क्या होगा, आपकी जो सीक्वेंस है दैट विल बी डिफरेंट। तो आपका मिलेगा ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो इसको ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। एंड जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड क्यूब पैकिंग। ठीक है, तो उसको क्यूबिक क्लोज पैक या CCP या फेस सेंटर्ड क्यूब और FCC स्ट्रक्चर इज फॉर्म। एंड सिमिलरली जैसे हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इसका भी जो FCC एंड CCP कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 12। एग्जांपल इज कॉपर एंड सिल्वर। सो अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले HCP एंड CCP स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर जो है HCP और CCP दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑलरेडी वी कैन आल्सो कॉल इट एज FCC स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी पढ़ा जो FCC होता है उसके फेस में क्या होता है, एटम प्रेजेंट होता है और कॉर्नर्स में एटम्स आर प्रेजेंट। तो हम अगर दो कॉर्नर एटम्स को फेस वाले एटम्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें एक डायगोनल मिलेगा। दिस डायगोनल, इसको हमने नाम दिया B, और दिस डायगोनल इज आल्सो कॉल्ड एज फेस डायगोनल। ओके, और बाकी जो भी हमारी लेंथ है वो हम A लेंगे, और लेंथ इज A। तो हम लेंगे ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC किसके इक्वल है, हमने लिया इसका डायगोनल का लेंथ B, सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अ फेस डायगोनल जिसका हमें मिल गया है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्फीयर के रेडियस की, तो अगर हमने स्फीयर का रेडियस R लिया है तो टोटल इस रेडियस की, जो ये टोटल हमारा B है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू 4R। कैसे 4R होगा, फर्स्ट स्फीयर का रेडियस, सेकंड स्फीयर का डायमीटर विच इज इक्वल टू 2R, फर्स्ट स्फीयर का R, सेकंड का 2R, थर्ड स्फीयर का R, तीनों को ऐड करेंगे सो B इज इक्वल टू 4R। आप वैल्यू क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो B की वैल्यू, सो 4R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A, और A की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, अंडर रूट 2R। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो पूरे इस वॉल्यूम जो स्फीयर्स हैं इसमें प्रेजेंट उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल तो क्योंकि ये क्यूब है तो एक क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्योंकि ये FCC है, FCC में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। सो देयर आर 4 स्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इनटू 100। और हमने क्या किया, A जो वैल्यू है हमने इसकी वैल्यू निकाली है 2√2R, इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड यूजिंग कैलकुलेशन हमें पता चला HCP एंड CCP स्ट्रक्चर और FCC का जो परसेंटेज है एफिशिएंसी दैट इज 74%। अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर में याद रखना कि हमारे सेंटर में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन स्फीयर, और एजेस में क्या होता है, स्फीयर्स आर प्रेजेंट। तो अगर हम क्या करें, एक एज से दूसरे एज में ज्वाइन करेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इस डायगोनल को बोलते हैं हम बॉडी डायगोनल। ओके, सो दिस इज बॉडी डायगोनल। नाउ इस बॉडी डायगोनल को हम बोल देते हैं C, और इस एंगल को हम बोल देते हैं B। ओके, एंड जो इसकी एजेस हैं दैट इज A। सबसे पहले हम बात करेंगे
EFD के बारे में जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो B किसके इक्वल हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो B इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रायंगल AFD की बात करेंगे। सो इन दिस ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। ठीक है, और याद रखना AF इज ए बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या है, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर की वैल्यू वी कैन गेट, B की वैल्यू हमें मिली है अंडर रूट 2A, सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ B। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो इसका रेडियस, ओवरऑल रेडियस कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्फीयर का R रेडियस, सेकंड का डायमीटर 2R, थर्ड का R, तो टोटल हो जाएगा हमारा 4R इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल जो है हमारा अंडर रूट 3A, सो A इज इक्वल टू 4 बाय अंडर रूट 3R। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में टोटल नंबर ऑफ स्फीयर और उसका वॉल्यूम। स्फीयर कितने होते हैं BCC में, ऑलरेडी हमने स्टडी किया, देयर आर 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 बाय 3 पाई R क्यूब, ओके, एंड डिवाइडेड बाय A क्यूब। A की वैल्यू हम यहां से लेंगे जो हमने फाइंड किया, A इक्वल टू 4 बाय अंडर रूट 3R, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और हमारी पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ BCC विल कम एज 68%। बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस में क्या होता है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द एजेस, तो दोनों एजेस के जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी प्रेजेंट इन ऑल द एजेस। हमने सिर्फ 2 ही एजेस बनाए हैं और वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। याद रखना जो इसकी लेंथ होगी हमारे क्यूब की, दैट विल बी इक्वल टू 2R। ठीक है, तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, दोनों स्फीयर का रेडियस विल बी इक्वल टू A। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, याद रखना देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 स्फीयर, क्योंकि इट इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो टोटल कितने स्फीयर होते हैं, 1 स्फीयर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 बाय 3 पाई R क्यूब एंड डिवाइडेड बाय A क्यूब इनटू 100। A की वैल्यू हम डाल सकते हैं 2R, सो 2R क्यूब। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे योर वैल्यू कम एज 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस is 52.4%. So next we talk about the different parameters in cubic system. So what are the different parameters of a cubic system? Already हमने पढ़ा है what are the different type of unit cells. So on the basis of this we will talk about different parameters. सबसे पहले simple cubic, जो simple cubic unit cell है, number of atoms we already studied, number of atoms कितने होते हैं उसमें 1. If we talk about the edge length कितना होता है उसका 2R. ठीक है, R is the radius. Next उसका coordination number will be 6 and packing efficiency will be 52.4%. Next we have body centered cube. Body centered cube में number of unit cell होते हैं 2. Okay, edge length is equal to 4R divided by under root 3. Coordination number of BCC is 8 and packing efficiency is 68%. Next is face centered cube. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं 4, एज लेंथ इज 2 अंडर रूट 2R, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%. We talk about calculation involving dimension in unit cell. सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी हम लेंगे D, मोलर मास लेंगे उसका हम कैपिटल M, और अगर हमारे पास क्या है क्यूबिक सिस्टम, हम मोस्टली क्यूब्स की बात कर रहे हैं, क्यूब का हमें ऑलरेडी पता है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एज लेंथ का क्यूब। ओके, सो A क्यूब। नाउ वी टॉक अबाउट मास ऑफ ए यूनिट सेल। सपोज हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है, तो इस यूनिट सेल का मास किस पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर सबसे पहले कि कितने एटम्स प्रेजेंट है इन ए यूनिट सेल, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स को बोलते हैं Z। ओके, फॉर सिंपल क्यूबिक याद रखना, सिंपल क्यूबिक में Z होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज 1। फॉर BCC नंबर ऑफ एटम्स आर 2, ठीक है, एंड फॉर FCC नंबर ऑफ एटम्स आर 4। तो याद रखना नंबर ऑफ एटम्स आर 4, सो अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, और M क्या, स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच एटम। तो Z टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम विल गिव यू मास ऑफ ए यूनिट सेल। ठीक है,
नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट मास ऑफ एन एटम, अगर हम एक एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं, याद रखना स्मॉल m इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो पूरे कंपाउंड का जो मोलर मास है, मोलर मास जो होता है दैट इज फॉर 6.022 10⁻23 एटम्स। तो अगर हम एक एटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। डेंसिटी हमने ऑलरेडी डी लिया हुआ है। डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मास ऑफ ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो मास ऑफ ए यूनिट सेल क्या होगा, z बाय स्मॉल m इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय a क्यूब, और हमने स्मॉल m की वैल्यू यहां से ली हुई है। स्मॉल m इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो d किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, मोलर मास, h लेंथ का क्यूब and into Avogadro's number. So next we talk about defects in crystals. Okay, what do you mean by defects in crystals? The defects are the irregularities in the arrangement of the constituent particles. कि suppose जो atoms हैं they are arranged in a crystalline lattice, और उसमें क्या हो रहा है, जो उनका अरेंजमेंट है there is some problem or there is some defect or irregularity. जो atoms हैं they are not properly arranged in a crystalline lattice, और जो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट्स। दिस इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टल डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट, द इरेगुलरिटी फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। सपोज एटम्स क्रिस्टलाइन लैटिस में अरेंज है एंड उसमें जो एक एटम है उसके जो एटम की अरेंजमेंट है दैट इज इरेगुलर, या तो वो उस क्रिस्टलाइन लैटिस से मूव हो चुका है और सम एक्स्ट्रा एटम हैज कम। तो बिकॉज ऑफ वन एटम, एक एटम और उसको हम पॉइंट भी कहते हैं, अगर एक एटम और पॉइंट की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से अगर इरेगुलरिटी आती है वी कॉल इट एज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है, इरेगुलरिटी फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लैटिस, की पूरी रो जो लैटिस की है और एटम्स जो है लैटिस के, these atoms are removed or added। अगर पूरे रो में डिफेक्ट आ जाए that is called as line defect। नेक्स्ट हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइंस विल ऑलवेज बी सेम। तो अगर ये जो स्पीशीज है दैट विल बी ऑलवेज न्यूट्रल, केटाइन और एनाइन की जो रेशियो होगी दैट विल बी ऑलवेज सेम। दे आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इफेक्ट और आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक इफेक्ट। इसमें जो स्टैचोमेट्री है दैट इज नॉट डिस्टर्ब ऑफ द सॉलिड्स। सबसे पहले हम इसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं और कोवलेंट होते हैं, they are differentiated into 2 types। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। one is called as vacancy defect, one is called as interstitial defect। vacancy में क्या होता है, suppose there is a arrangement of atoms, atoms का arrangement है, one of the atom, इसमें क्या होगा कि कुछ atoms क्या हो जाएंगे, some of the atoms are missing, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसके lattice points are vacant। जो इसके atoms हैं और lattice points हैं वो क्या है, इसके missing है। अब लेटिस पॉइंट मिसिंग होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स आर डिक्रीज, तो उससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ये तब होता है व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ये लैटिस साइड्स होती हैं, इसके बीच में जो स्पेस होती है, the space which is present, ये वाली जो space है that space is called as interstitial space। अगर इस space के बीच में some extra atoms और molecules आ गए और constituent particles, so extra particles have come inside the space of the lattice, ठीक है, तो अगर ज्यादा particles आ जाते हैं as a result क्या होता है, इस overall density of the जो क्रिस्टल है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आपको बस ये याद रखना है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एटम्स रिमूव हो जाते हैं, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट्स में एटम्स आर अटैच्ड। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीजेस।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में दो तरह के स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट एंड वन इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। सपोज हमारे पास क्रिस्टलाइन लैटिस है, क्रिस्टलाइन लैटिस से क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं इसमें मिसिंग होते हैं। ठीक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होते हैं तो इससे क्या होता है, कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। अगर हमारे कुछ कैटायंस और एनायंस मिसिंग हो गए तो इस क्रिस्टलाइन लैटिस की जो डेंसिटी है, ओवरऑल डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये किस तरह के आयनिक सब्सटेंस में पाया जाता है, when the size of cation and anion are almost similar। जब कैटायंस और एनायन का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये पाया जाता है, जैसे CsCl, KCl, NaCl, AgCl। अगर हम बात करें NaCl की अगर हम बात करें उसमें होता है 10⁻6 शॉर्ट की डिफेक्ट पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है 10⁻6 शॉर्ट की डिफेक्ट, और पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होते हैं, 10⁻22 आयंस। सो 10⁻6 शॉर्ट की डिफेक्ट विल बी प्रेजेंट पर 10⁻22 आयंस ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास है 10⁻16 आयंस ऑफ NaCl, उसमें हमें क्या मिलेगा, वी विल फाइंड 1 शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यूजुअली स्मॉलर आयन, जो स्मॉलर आयन होती है, और स्मॉलर आयन हमारी क्या होती है, कैटायन, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम नॉर्मल साइड टू ए इंटरस्टिशियल साइड। वो क्या करता है, इट विल लीव इट्स साइड, जो नॉर्मल साइड है उसको छोड़ के वो एक इंटरस्टिशियल साइड के बीच में इट विल कम। एज ए रिजल्ट वहां पे क्या आता है, सो इन दिस साइड वी विल गेट ए वैकेंसी डिफेक्ट। हमें क्या मिलता है, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, जहां पे वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को लीव करता है, और जिस पोजीशन पे आता है उसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल में ऑन वन साइड हमें क्या दिखता है, वैकेंसी डिफेक्ट, ऑन अदर साइड यू विल फाइंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये उन कंपाउंड्स में होता है जहां पे एनायन का साइज इज मच बिगर देन द कैटायन। ओके, और फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसमें आता है हमारा AgBr, AgCl, AgI and ZnS। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करोगे शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में, कि जो AgCl है, AgCl दोनों में ये डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट कब अराइज होता है, when foreign atom or ion are present at the lattice side or in interstitial side of the host atom। तो अगर हमारा क्या हो गया, फॉरेन आयंस, कोई डिफरेंट आयंस अगर आ गया है होस्ट, सपोज आपके पास एक क्रिस्टलाइन लैटिस है, उसमें कोई दूसरा एटम अगर उसके अंदर एंटर हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसे हम एग्जांपल से बताते हैं। सपोज यू हैव ए मोल्टन NaCl, आपके पास मोल्टन NaCl है, और उसके साथ आपके पास क्या होगी, थोड़ी सी इंप्योरिटीज आ गई, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की SrCl2 की इंप्योरिटी आ गई। अब क्या होगा कि जैसे ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइजेस होगा, क्योंकि मोल्टन था ये, कि सम साइट ऑफ सोडियम, कुछ सोडियम की साइट पे क्या आ जाएंगे, स्ट्रोंशियम आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम को कौन रिप्लेस कर देगा, स्ट्रोंशियम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज एक सोडियम प्रेजेंट था, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रोंशियम। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, स्ट्रोंशियम का चार्ज होता है +2, सोडियम का चार्ज क्या होता है +1, और ये हमारा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एक स्ट्रोंशियम का जो एटम है, क्योंकि स्ट्रोंशियम का +2 चार्ज है, वो 2 सोडियम के एटम को क्या करेगा, रिप्लेस। तो 1 स्ट्रोंशियम रिप्लेस 2 सोडियम एटम। एज ए रिजल्ट क्या होगा, सपोज ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक सोडियम, सपोज 2 सोडियम क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, 2 सोडियम विल मूव आउट और एक स्ट्रोंशियम अंदर आ जाएगा। 2 क्यों मूव किए, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या होगा, सेम, 2 स्ट्रोंशियम का और 2 सोडियम का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वन साइड, इट ऑक्यूपाई वन साइड, तो स्ट्रोंशियम एक साइड ऑक्यूपाई कर लेगा, और दूसरे सोडियम की जो साइड है वो क्या हो जाएगी, दैट साइड विल बिकम वेकेंट। तो एक साइड क्या हो जाएगी, वेकेंट। ठीक है, हम इसे ऐसे ही बता सकते हैं कि कैटायनिक वैलेंसी
कितने ज्यादा वैलेंसी होंगे कैटायन की प्लेस में विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम एटम। जितने ज्यादा आप स्ट्रोंशियम ऐड करोगे उतनी ज्यादा क्या मिलेंगी आपको वैलेंसी मिलेगी, कौन सी, कैटायनिक वैलेंसी। एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास AgCl है और इसमें आपने क्या डाला है कैडमियम क्लोराइड की इंप्योरिटी, यू विल सी दिस इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या इस इंप्योरिटी डिफेक्ट में कि ओवरऑल ये कंपाउंड क्या रहेंगे, दीज कंपाउंड्स विल रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज दो सोडियम के चार्ज को एक स्ट्रोंशियम क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। Next type of defect is called as non-stoichiometric defect. The imperfection in crystal which lead to change in composition. इससे क्या होता है, non-stoichiometric defect से composition of the crystal, composition क्या होती है, change हो जाती है और आपको मिलेगी non-stoichiometric ratio। जैसे सपोज आपके पास FeO है, आपको इसका रेशियो मिलेगा FeO 0.93O। ओके तो ये जो रेशियो है, जैसे 2:1 नहीं मिलेगा आपको, तो आपको जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। ओके इसमें हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, दिस डिफेक्ट अकर व्हेन मेटल हैलाइड, अब सपोज आपके पास मेटल हैलाइड है, कौन सा मेटल हैलाइड है आपके पास, NaCl, KCl और LiCl, और आप उसको उसी मेटल के साथ क्या करते हो, हीट करते हो। यू विल हीट दैट मेटल हैलाइड विद द सेम मेटल वेपर्स। ओके सपोज आपके पास क्या है, NaCl है, तो NaCl को आप हीट करोगे सोडियम के वेपर्स के साथ। ठीक है, अब आपने NaCl को सोडियम के वेपर्स के साथ क्या किया, हीट किया। सपोज ये हमारे पास क्रिस्टल है, तो क्या होगा, जो सोडियम के एटम्स हैं दे विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो सपोज इस सोडियम के जो एटम है वो क्रिस्टल, ये इनसाइड क्या हमारे पास क्रिस्टल है, उसकी सरफेस पे सोडियम के एटम क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, अब इसके अंदर क्या है, क्लोराइड Na+Cl नेगेटिव आयंस विल बी प्रेजेंट क्रिस्टलाइन लैटिस में। अब जो Cl नेगेटिव आयन है व्हाट इट विल डू, ये चला जाएगा डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो Cl नेगेटिव है जो हमारे क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट था वो चला जाएगा टू रिएक्ट विद द सोडियम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। जो सोडियम के वेपर्स थे उसके एटम्स के साथ अटैच करने के लिए चले जाएगा, और क्या होगा, जो सोडियम है वो अपना सोडियम विल फॉर्म सोडियम प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इट विल रिलीज। ठीक है, तो Cl will go to the sodium और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके it will combine with the sodium to form NaCl। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, सोडियम के Na के साथ टू फॉर्म NaCl, और जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, ओके तो जो आउटर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो वापिस क्रिस्टल में आके आ जाएगा, इट विल डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल फ्रॉम द सोडियम, और क्या ऑक्यूपाई करेगा, इट विल ऑक्यूपाई द साइट ऑफ द क्लोरीन। जो क्लोरीन बाहर गया उसने सोडियम के साथ रिएक्ट किया और सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की जगह वापस आ गया, और कौन सी साइट है, दिस इज कॉल्ड एज एनायनिक साइट। ओके तो अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक एनायनिक साइट पे जहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था वहां पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज एफ सेंटर। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, और आल्सो कॉल्ड एज फारजेंटर सेंटर। ओके फारवेंटर जेंटर कहते हैं, सेंटर कहते हैं इसे। अब इंपॉर्टेंट क्या, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सपोज कभी भी लाइट जो है वो इस क्रिस्टल पे फॉल होगी, ठीक है, सपोज इनसाइड द क्रिस्टल लाइट फॉल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड ये क्या करेगा, इट विल शो सम कलर। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज ऑफ एफ सेंटर ये कुछ कलर शो करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो NaCl है, सपोज आपने NaCl का क्रिस्टल लिया और Na के वेपर्स लिए तो आपको मिलेगा येलो कलर। अगर आपने KCl का क्रिस्टल लिया एंड पोटेशियम के वेपर्स लिए तो आपको मिलेगा वायलेट कलर, और लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है तो लिथियम के आपने लिया वेपर्स तो आपको मिलेगा पिंक कलर। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। हम इसको एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज आपके पास है ZnO का आपके पास क्या क्रिस्टल लैटिस है, तो आपने क्या किया, ZnO को आप हीट करोगे
तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस है, उसमें क्या होगा कि वन ऑफ द ZnO, उसमें वन ऑफ द ZnO को आप हीट करोगे, वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा Zn प्लस में ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, एक जो जिंक प्लस है, वन ऑफ द जिंक प्लस विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, जो इंटरस्टिशियल पोजीशन में वन ऑफ द जिंक जो है पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड। तो सपोज आपके पास क्रिस्टल है ZnO का, तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, एक सपोज आपके पास Zn हमारे कहां पे आ जाएगा, वन ऑफ द Zn विल कम इनटू द इंटरस्टिशियल साइड और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, एक इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो ZnO है उसका व्हाइट कलर है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से दिस कंपाउंड विल शो कलर। ठीक है, ये क्या टर्न हो जाएगा, इट विल टर्न येलो इन कलर। ये कंपाउंड पहले व्हाइट था बट अब क्या हो जाएगा, येलो इन कलर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैटायन इज एडेड इनटू द क्रिस्टल। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला ड्यू टू द एक्सेस फॉर्मूला विल बिकम Zn1 प्लस x। x किसको रिप्रेजेंट करता है कि कितने ज्यादा Zn प्लस आयंस हैव कम इनटू द इंटरस्टिशियल पोजीशन, साथ में क्या होगा O, Zn1 प्लस x O। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है कि इन मेटल्स में होता है जहां पे क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी। व्हेन द मेटल हैज वेरिएबल वैलेंसी, दिस टाइप ऑफ मेटल्स शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन हैज टू फॉर्म, फेरस और फेरिक। ओके, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट जिसमें क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी होता है, दे विल शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ ए कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस। तो एक कैटायन क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है फ्रॉम इट्स लैटिस, और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, कैटायन हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेसेंट लैटिस। तो एक कैटायन क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, और उसकी जगह एक हायर वैलेंसी वाला कैटायन उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो वी विल गिव एग्जांपल ऑफ FeO। FeO की एग्जांपल देते हैं, विच इज फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड में सपोज अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। अब क्या हुआ कि इसमें से सपोज एक जो Fe2 प्लस का कैटायन है दैट इज मिसिंग, एक मिस हो गया। नाउ ओवरऑल क्या होगा, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ 2 प्लस चार्ज हो गया, एक Fe। सपोज इसमें से क्या हो गया, Fe2 प्लस हैज बीन रिमूव्ड, और Fe2 प्लस रिमूव होने से क्या हो गया, इसमें 2 प्लस चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए व्हाट विल हैपन, जो इसके साथ वाले Fe2 प्लस है वो क्या कर लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 प्लस में। देयर इज अनदर Fe2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू Fe3 प्लस। तो इसके चार्ज को, बिकॉज 2 चार्ज हैज बीन रिड्यूस्ड, उसको बैलेंस करने के लिए Fe2 प्लस, वन ऑफ द Fe2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू Fe3 प्लस, अनदर Fe2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू Fe3 प्लस। ओके, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड फिर न्यूट्रल हो जाएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, एक आपको वैकेंसी मिल जाएगा। ठीक है, so in FeO crystal, when Fe2 plus ions are missing, loss of positive charge is made by the presence of Fe3 plus ion। तो Fe2 प्लस के लॉस को Fe3 प्लस आयन क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। अगर आप देखोगे कि ओवरऑल स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, दैट विल बी डिस्टर्ब, क्योंकि एक Fe यहाँ से मिसिंग है। तो जितने Fe मिसिंग है उसके हिसाब से क्या बनेगा, इसका स्टाइशियोमेट्रिक, जो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो दैट विल बी डिफरेंट। तो इसकी रेशियो कहां से हो सकती है, सो इट कैन बी FeO 0.93O to Fe 0.96O। Why it will be so, क्योंकि Fe will be missing। So depending upon कितने Fe2 plus missing है, हमारी रेशियो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो you will get। So next we talk about the electrical properties। हमें ऑलरेडी पता है कि एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अगर कंडक्टर्स की बात करें, उनकी कंडक्टिविटी जो रेंज होती है, कंडक्टिविटी रेंज इज वेरी हाई, 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। इसमें आते हैं हमारे मेटल्स एंड देयर एलॉयज। इंसुलेटर में क्या होता है, उनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है, द कंडक्टिविटी रेंज इज वेरी लो, 10⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर।
Whereas जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है इट इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इनकी रेंज होती है 10⁴ to 10⁶ पर ओम पर मीटर। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसके बेसिस में हम पढ़ेंगे कि हाउ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैपन। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिट व्हिच आर क्लोज इन एनर्जी। तो याद रखना, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनकी क्या होगी, क्लोज एनर्जी होगी इन केस ऑफ मेटल्स। तो हम उसे डिवाइड करते हैं, वी हैव रिटन इन ए फॉर्म ऑफ बैंड। ठीक है, जो नीचे मैंने डैश डैश वाला बनाया हुआ दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड में क्या होगा, जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होगा देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी। वेयर एज जो इसके ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्सेंट होगा। कंडक्शन बैंड में क्या होती है, हाई एनर्जी, सो दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ये ऊपर आता है कंडक्शन बैंड, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, उसमें क्या होती है, लोअर एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या कि वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दोनों बैंड आपस में क्या होते हैं, दे आर अटैच विद ईच अदर, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन का जंप है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में जंप इज क्वाइट इजी, क्योंकि दोनों आपस में अटैच हैं। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जंप जो होती है कंडक्टर बैंड में क्या होती है, कंडक्टर्स में दे आर ओवरलैपिंग, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है इजी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में भी क्या होता है, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर प्रेजेंट। वैलेंस बैंड में क्या होता है, इसको फील्ड बैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वेयरएज कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी बैंड होता है। तो इसमें देयर इज ए लार्ज गैप ऑफ एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी का गैप होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर सकता। इफ इलेक्ट्रॉन वोंट बी एबल टू जंप फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, तो उसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 0 और लेस, तो वो कंपाउंड क्या बन जाते हैं, हमारे इंसुलेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी स्मॉल, काफी छोटा एनर्जी गैप होता है, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, तो इसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। एज ए रिजल्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैपन, बट इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है सेमीकंडक्टर्स में that will be very less. हम बात करेंगे conduction of electricity in semiconductor. So how electricity is conducted in semiconductor? Semiconductors में हमने अभी पढ़ा था there is a very small energy gap. ठीक है, because of the small energy gap some electron may jump from the conduction band to the valence band. Conduction band जो lower band होता है to a valence band. Conduction band में याद रखना electrons are present, और valence band में क्या होता है, it is empty band. कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैन जंप, और उसकी वजह से यू कैन सी सम कंडक्टिविटी, ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी बट यू कैन फाइंड सम अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सेमीकंडक्टर्स में, अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो याद रखना क्या इंक्रीज होता है, इनकी कंडक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जो नेचुरल प्योर सब्सटेंस जो सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं नेचर में, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। तो इन सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द नेचुरल सेमीकंडक्टर जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो नेचुरल सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी लो होती है एट रूम टेम्परेचर। अगर आपको इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, बट रूम टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी काफी क्या होती है, स्लो होती है। अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, यू विल ऐड सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। आप थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करोगे, इम्प्योरिटी से क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इसे बोलते हैं हम डोपिंग। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसे बोलते हैं डोपिंग। और डोपिंग से हमें मिलते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, डोपिंग के बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर्स को 2 टाइप पे क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी है दैट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें
सपोज वी हैव सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका ग्रुप नंबर होता है 14 एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट होते हैं दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन जर्मेनियम विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपने क्या किया, इसमें आपने ग्रुप 15 का मेंबर इफ यू हैव एडेड, आपने ग्रुप 15 का मेंबर ऐड किया हुआ है, सपोज फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। अब फॉस्फोरस और आर्सेनिक में क्या होता है, दे हैव आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज आपने फॉस्फोरस ऐड किया, फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के सपोज 5 में से 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सपोज देयर आर फॉस्फोरस आपने ऐड किया तो 4 तो क्या बना देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द सिलिकॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से याद रखना इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या हुआ है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एज ए रिजल्ट इसे हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वी कॉल एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन सपोज आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है व्हिच इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम व्हिच हैज 4 बॉन्ड्स। अगर आपने क्या किया, ग्रुप 13 का मेंबर बोरॉन और एल्युमिनियम आपने ऐड कर दिया, एज ए रिजल्ट क्या होगा, सपोज आपने एल्युमिनियम ऐड कर दिया, एल्युमिनियम कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स और 1 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या बचेगा, देयर इज ए स्पेस, क्योंकि इसके पास क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म बॉन्ड, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा ना जो जगह, वो क्या बना देगा, 1 होल इज क्रिएटेड, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। दिस होल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। अब इस होल की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस होल, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ट्राई टू जंप टू दिस होल एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम विल ट्राई टू कम दिस होल। वो क्या करेगा, यहाँ से जंप मार के इट विल ट्राई टू कम टू दिस होल, एज ए रिजल्ट वो यहाँ पे क्या कर देगा, होल क्रिएट कर देगा। सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द होल, जो क्या हो रहा है, न्यू होल्स विल बी क्रिएटिंग एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैपन। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखना कि अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी डालते हैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक टाइप, तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम ऐड कर दे बोरॉन एल्युमिनियम जो 13 ग्रुप के हैं, उससे क्या होता है, एक वैकेंसी बन जाती है, जिस वैकेंसी पे अदर इलेक्ट्रॉन कैन मूव, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से टुवर्ड्स दैट वैकेंसी न्यू वैकेंसी क्रिएट होती है, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होता है। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, कि इनकी क्या एप्लीकेशन है एन एंड पी की। अगर हमने क्या किया हुआ है, व्हाट इज डायोड, अगर आपने एन और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर को क्या किया, कंबाइन किया हुआ है, यू विल गेट डायोड। ओके, और डायोड का एग्जांपल है रेक्टिफायर। याद रखना रेक्टिफायर किस लिए यूजफुल होता है, इट यूज्ड टू कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ सैंडविचिंग वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ अदर सेमीकंडक्टर। तो आपने एक सेमीकंडक्टर को 2 सेमीकंडक्टर्स के बीच में रखा है, सपोज एन के बीच में आपने पी रखा और पी के बीच में आपने एन रखा है, सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिटेक्ट एम्पलीफाई रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल। तो रेडियो और ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए वी कैन यूज ट्रांजिस्टर। लास्ट है हमारा फोटोडायोड। ये डायोड का ही टाइप है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ 1 N and 1 P सेमीकंडक्टर। फोटोडायोड में क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है हमारी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द सोलर सेल। सोलर सेल में यूज होता है। और लास्ट एग्जांपल है इसकी अमॉर्फस सिलिका। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
सो ईच सब्सटेंस हैज सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। एंड व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट। ओके, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक ए मैग्नेट? इसके दो रीजन है। फर्स्ट, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, दे विल एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट। यहाँ पे एक मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं एंड स्पिन अराउंड द एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्पिन अराउंड देयर एक्सिस। बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग मोशन वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस। तो इसे हम जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। वी कैन कॉल इट एज मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो हमारा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन और म्यू बी। म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 into 10⁻⁻24 ampere per meter square. Okay, we talk about classification of magnetic substance. First हमारी magnetic substance है is called as diamagnetic. जो diamagnetic substance है they will get repelled by the external magnetic field. जो external magnetic field है इसको क्या करती है, repel करती है. In diamagnetic all electrons are paired. तो electrons अगर हम बात करेंगे in a orbital, electrons क्या होते हैं, हमेशा paired होते हैं. Because of the pairing of electrons, ये जो electrons है इनकी opposite spin होती है and because of the opposite spin इनकी जो magnetic field है वो एक दूसरे की magnetic field को क्या कर देती है, cancel कर देती है. So their magnetic field will cancel each other, magnetic moment will cancel each other. As a result, they will lose magnetic character. Diamagnetic में हमारा आता है NaCl, H2O, TiO2 and C6H6 which is benzene. Paramagnetic substance क्या होती है? They are weakly attracted by external magnetic field. ये magnetic field की तरफ क्या होती है, attracted होती हैं. और अगर आप क्या करो, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दो, इफ यू रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, दे विल लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर. अगेन पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इनके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड. अनपेयर्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर स्पिन आ जाएगी एंड पर्टिकुलर स्पिन आने की वजह से व्हाट विल हैपन कि दे विल हैव मैग्नेटिज्म. सो O2F3+, Cr3+ and Cu2+, all these are paramagnetic because all of them has unpaired electron. Next we talk about ferromagnetic substance. जो ferromagnetic substance है वो क्या होते हैं, they get attracted by the external magnetic field, और ये strongly attracted होती है, ठीक है, towards the magnetic field, and they can become, so ferromagnetic substance can become a permanent magnet. Okay. The metal ions are grouped together into a small region. जो metals के ions है ना ferromagnetic में, they can group in a small region, और उस region को क्या बोलते हैं, we call that region as domain. तो metal के ions जब साथ में रहते हैं, that region called as domain. और ये जो domain है group of metals, वो क्या करता है, it act as a tiny magnet. Okay? अगर magnetic field नहीं है, if magnetic field is not present, तब ये जो डोमेन्स हैं आपस में मोस्टली क्या होते हैं, these domains will be in all direction, ठीक है, तो सारी डायरेक्शन में होते हैं, और ये डोमेन्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, so there won't be any magnetic field. But when you place in a magnetic field, all domains oriented in the direction of the magnetic field. तो जैसे ही आपने क्या किया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो जितने भी जो ये क्या होते हैं हमारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में आ जाते हैं. सो ऑल दिस विल कम इन ए पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, ठीक है. एंड समटाइम्स आप क्या करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव कर दो. इफ यू इवन यू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, जो डोमेन्स है वो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं. सो इफ डोमेन्स विल केप्ट इन ए वन डायरेक्शन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बन जाता है हमारा परमानेंट मैग्नेट. एग्जाम्पल है FeCO(NiGdCrO2. तो फिर से मैं बताता हूँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, कि इनमें क्या होता है, टाइनी मेटल्स होते हैं, मेटल साथ में ग्रुप बनाते हैं कॉल्ड एज डोमेन. डोमेन जब भी मैग्नेटिक फील्ड होती है अपने आप को स्ट्रेट लाइन में ओरिएंट करते हैं. इफ यू पुट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो इनकी डोमेन्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को एक ही लाइन में क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं, दैट टाइम दे विल फॉर्म ए परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ओके, इसमें क्या होता है, जो डोमेन्स हैं दे आर प्रेजेंट बट दे आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल ईच अदर। इसमें डोमेन्स तो प्रेजेंट होते हैं बट दे विल कैंसल ईच अदर। तो बिकॉज दे विल कैंसल ईच अदर, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा इसका एग्जांपल है MnO। तो ये जो कंपाउंड्स है ये होते हैं हमारे नॉन मैग्नेटिक कंपाउंड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है, अब जो डोमेन्स हैं दे आर प्रेजेंट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल मींस सम आर इन वन डायरेक्शन, अदर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट यहाँ पे दे कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर, ये सारे एक दूसरे को कैंसल नहीं कर पाते कंप्लीटली। व्हाट इट मींस, सपोज 3 डोमेन आर इन वन डायरेक्शन, अदर 2 डोमेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसल, एग्जैक्टली दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में तो कैंसल हो गए, मगर फेरीमैग्नेटिज्म में दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। एज ए रिजल्ट इनके पास क्या होगा, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर आप फेरीमैग्नेटिज्म वाले कंपाउंड्स को हीट करते हो तो दे कैन लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, दे विल बिकम पैरामैग्नेटिक। वो क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम पैरामैग्नेटिक, और जिस टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेटिक बनते हैं वी कॉल दैट टेम्परेचर एज क्यूरी टेम्परेचर। इसके एग्जांपल है Fe3O4, ZnFe2O4 एंड MgFe2O4। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।